Hi everyone, am I audible to all of you properly? Hello, Yes, ma'am. ma'am. Good evening, ma'am. Yes, you are audible. ठीक है, थैंक यू सो मच लोगों ने ज्वाइन किया। मैं जो आज से हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है वो स्टार्ट हो रही है सिविल प्रोसीजर कोड की। ठीक है, जो जो प्रोसेस होगा मतलब कुछ बच्चे नए होंगे, कुछ बच्चे मेरे ऑलरेडी पुराने बैचेस के हैं, तो मैं आपको छोटी मोटी चीजें बता दूंगी कैसे क्या क्लास का प्रोसेस रहेगा। 3 दिन का आपका डेमो क्लास है। ठीक है, पूरा एक स्टेज बाय स्टेज की आपको प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रिपेयर करना है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रिपेयर करना है, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रिपेयर करना है। इस तरीके से मैं आपको सीपीसी पढ़ाऊंगी। अब यहाँ कोई क्वेश्चन आता है कि मैम 30 दिन 35 दिन कैसे कंप्लीट होगा। देखिए, मैंने सीआरपीसी भी, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सीआरपीसी पढ़ा है, मैंने सीआरपीसी भी 29 डेज में और बिल्कुल टिप्स पे याद करवाया। ऐसे मैं कभी बिल्कुल हसल नहीं करूंगी आप लोगों को कि मैम समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, इस तरीके से नहीं करूंगी, क्योंकि क्या होता है, एक टाइम बाद क्या होता है, आप लोग मेरी आवाज समझने लग जाएंगे। क्या प्रोसेस रहता है कि आप बिल्कुल नए नए हैं, मुझे नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन 3 से 4 दिन बाद क्या होता है, आप मेरी मुझसे क्या हो जाएंगे, बिल्कुल फेमिलियर हो जाएंगे। तो मैं आपको जो चीज समझाऊंगी तो खुद ही आपको समझ में आ जाएगा कि ठीक है, मैम जो समझा रही है मुझे समझ में आ रहा है। एक बार बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारे क्लास का टाइम होगा बिल्कुल एग्जैक्ट 8 बज के 5 मिनट पे क्लास स्टार्ट हो जाएगी। आप लोग प्लीज म्यूट कर लीजिए जिसने भी ऑन कर रखा है। 8 o'clock में आपको लिंक शेयर कर दूंगी। 8 बज के 5 मिनट पे क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक बार क्लास की सीपीसी का क्या कैसा प्रोसेस हमारा रहेगा। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। देखिए, स्क्रीन प्रॉपर दिख रही होगी आपको। बिल्कुल हम कैसे पढ़ेंगे, बिल्कुल हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। आप लोग ऐसे समझना, आप लोग में से कई लोग मेरे से बहुत ज्यादा एज में बड़े भी होंगे, एक्सपीरियंस भी होगा, मुझे बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है कोट वगैरह का। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से पढ़ना कि हमें बिल्कुल सीपीसी नहीं आता है। ठीक है, यदि आप इस तरीके से पढ़ोगे, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करोगे, तो आपको नहीं समझ में आएगा। बिल्कुल ऐसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि क्या डिग्री होती है, क्या ऑर्डर होता है, क्या दोनों के बीच में कंपैरिजन, कैसे किस तरीके से हमें पहचानना है कि डिग्री है ऑर्डर है। इस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगी। स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले तो सीपीसी पढ़ने के लिए आपको पता होना चाहिए आपके पास अपने क्या होते हैं, दो कोड होते हैं, दो तरीके के केसेस होते हैं। एक होता है क्रिमिनल केस, एक होता है सिविल केस। ठीक है, क्रिमिनल केसेस को जो हैंडल करता है सीआरपीसी, जो नया कोड आ जाएगा बीएनएसएस, और सिविल केसेस को जो डील करेगा वो करेगा सीपीसी। ठीक है, थैंक गॉड कि सीपीसी जो नया कानून आया उन लोगों ने सीपीसी चेंज नहीं करा है। और आपको एक चीज ये भी बता देती हूँ कि ये भी जो भी चीजें चेंज हुई है, ठीक है, लाइक चाहे एविडेंस हुआ हो, चाहे वो इंडियन पिनल कोड हुआ हो, चाहे वो ये भी सीआरपीसी हुआ, इनमें सब सीरियल नंबर में चेंज है। ऐसा कुछ चेंज नहीं है। आप लोगों को, सब लोगों को ये डाउट रहता है कि मैम नया पढ़े पुराना पढ़े, तो सिर्फ सीरियल नंबर में चेंज है, 80% सिमिलर है। ठीक है, अब क्या प्रोसेस रहेगा। 3 दिन की आपकी डेमो क्लास है। मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगी नहीं कि डेमो है, मैं अच्छे से ही पढ़ाऊंगी कि जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहे, आगे कंटिन्यू करना चाहे, वो मुझे बताना पूरी, मतलब जो भी स्टेप होंगे, लाइक डिग्री की डेफिनेशन भी करवाऊंगी मैं आपको, ऑर्डर और सेक्शन किस तरीके से पढ़ने हैं ये सब साथ में आप बता दूंगी। अब क्या चीज है मैम, प्री मीन्स इंटरव्यू कैसे प्रिपरेशन करनी है। देखो क्या होता है, जिसने भी सीपीसी 5 से 6 बार पढ़ लिया है, प्री इजी वे में निकल जाए। ठीक है, यदि 5 से 6 बार आपको पता है, टिप्स पे आपने याद कर लिया है, तो आपका प्री बहुत इजी वे में निकल जाएगा। मैं नहीं बोल रही, लेकिन प्री क्लियर करना क्या होता है, प्री क्लियर करना एक इजी स्टेप है। ठीक है, क्या करते हैं, बच्चों को फिल्टर किया जाता है, लेकिन मेंस क्लियर करना आपको क्या होता है, क्वेश्चन सामने होता है, आते हैं क्वेश्चन सामने आते हैं, यदि आपको आंसर आता भी है तो भी आप नहीं लिख पाते हो। ठीक है, हम जिस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे, हम ध्यान रखेंगे कि मेंस के तरीके से भी हम प्रिपरेशन करें। लाइक मैं आपको क्वेश्चन दूंगी और आपको उस चीज को इग्नोर करके नहीं चलना है। डेली मैं एक क्वेश्चन, डेली तो नहीं, 5-7 दिन बाद मैं आपको एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन दूंगी और आपको उसको लिख कर देखना है। डिग्री की डेफिनेशन मैंने आपको दी, आप उस चीज को इग्नोर करके नहीं चलेंगे कि मैम ने दिया है, ठीक है जाने दो, जब देखा जाएगा जब करेंगे। लेकिन मैं नेक्स्ट डे पूछूंगी कि किसने करा। ठीक है, आप लोग आपके भले के लिए ही करोगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, एक पर्सन ने इजी वे में मेंस क्लियर कर लिया, हाँ प्री क्लियर कर लिया, कितने मार्क्स आ गए, 70 मार्क्स आ गए, खुश हो गया कि भाई मैंने तो सीपीसी बहुत अच्छे से पढ़ लिया, मतलब मैंने तो मेरा लॉ का कोर्स बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। लेकिन क्या होता है, मेंस आता है, मेंस में वो बंदा 22 क्वेश्चन आते हैं या 23 क्वेश्चन आते हैं, इंसान जब मेंस लिख कर आता है,
12 आंसर लिख कर आएगा, क्योंकि उसने प्रिपरेशन नहीं करी, उसको ये नहीं पता कि मुझे कितने नंबर के क्वेश्चन में कितना लिखना है। मेंस में वो आपको क्या करते हैं, बहलाने की कोशिश करते हैं, आपको आधे नंबर मतलब आधे पेज के आंसर में आपको एक पेज का वो देंगे, जगह देंगे। तो क्या होता है, हर इंसान ठीक है लिखे जा रहा है, लिखे जा रहा है। तो इस तरीके से हमको नहीं करना है, वो भी चीज मैं आपको बताऊंगी। अब क्या होता है, पर्सन का मेंस क्लियर हुआ, ठीक है, आ गया भाई, प्री क्लियर हो गया, मेंस में वो पर्सन एंटर ले चुका। मेंस में भी अब यदि आप मेंस में भी आ रहे हो कॉन्फिडेंट, मतलब ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं लाना है अपने अंदर, कि ठीक है हमने तो पूरा लॉ पढ़ लिया, अब हमको क्या करना है, हमको लिखने की प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे डब्बा गोल हो जाता है, कुछ नहीं होता। पता है क्या होता है, सब लोग ओवर स्मार्टनेस में क्या कर देते हैं, मेंस में कई लोग क्या करते हैं, मेंस में सब आने के बावजूद भी कुछ भी प्रॉपर नहीं लिखकर आ पाते, क्योंकि उनका पेपर कंप्लीट नहीं होता। मैम पेपर कंप्लीट नहीं हुआ, हर हर इंसान का ये रहता है, मतलब 100 में से क्या रहेंगे, 70 बच्चे यही बोलेंगे, जिसने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी है लिखने की, वो यही बोलेंगे कि मैम हमारा मेंस का मतलब क्या हुआ, हमारे क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट नहीं हुआ। अब हो, चलो ठीक है भाई, मेंस भी क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है, मेंस क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा क्या आ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, मतलब पॉजिटिव कॉन्फिडेंस लाना चाहिए आपको, कभी भी नेगेटिव कॉन्फिडेंस नहीं लेकर आना चाहिए। कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई हमने तो मेंस क्लियर कर लिया, लेकिन अपनी वाहवाही कब तक नहीं करनी चाहिए, जब तक आपने इंटरव्यू क्लियर नहीं करा है। क्योंकि कैसे होता है, जुडिशरी की यदि हम प्रिपरेशन करते हैं, तो वो कैसे निकाल ऊपर से, मतलब कैसे उतारते हैं आपको, एकदम से पहाड़ पे चढ़ा देंगे मेंस क्लियर करने के बाद में। और इंटरव्यू में यदि आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, तो वापस से आपको क्या करना है, प्री की प्रिपरेशन करनी है। तो आप यदि 1 लाख या 1.5 लाख बच्चों ने भी दिया होगा, प्री दिया होगा, उसमें से यदि आप 300 बच्चों में भी आ गए मेंस की स्टेज पे, सॉरी इंटरव्यू की स्टेज पे, ठीक है, और आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, तो आप वापस से इन 1 लाख बच्चों के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जब तक कोई चीज बन नहीं जाओ आप, यदि जब तक कोई मतलब आपका जब तक जुडिशरी क्लियर नहीं हो जाए, एक तो ज्यादा बोलना नहीं है कि भाई हम पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, क्योंकि मैं खुद पर्सनल इस चीज से निकली हुई हूँ, ठीक है। अब आपको मेंस की प्रिपरेशन कैसे करनी है, इंटर आपका सॉरी मेंस आपका हो गया, मैं आपको क्वेश्चन दूंगी, मैंने आपको बता दिया हर दिन 2 क्वेश्चन दे दिया और आपको लिखवा दूंगी। अब इंटरव्यू, अब देखिए इंटरव्यू किस तरीके से क्लियर करना है आपको, प्री मेंस इंटरव्यू, ठीक है। ऐसा कभी भी नहीं सोचना है कि भाई हम पहले प्री पढ़ लेंगे, फिर हम मेंस कर लेंगे, या फिर हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर लेंगे, ठीक है। ऐसा कभी भी नहीं होता। आपकी जो पर्सनैलिटी इंटरव्यू में दिखेगी ना, वो आप 10 दिन में कलेक्ट नहीं कर सकते कि मैं जाकर इंटरव्यू में इस तरीके से बोलूंगी, मैं इंटरव्यू में इस तरीके से आंसर दूंगी। देखो इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यू में आपका प्रेजेंटेशन स्किल दिखता है कि आप क्या बोल रहे हो, क्योंकि जो चीज उसको चेक करनी है वो आपके मेंस के क्या कर चुका है, जब आपने मेंस दिया तो वो पर्सन चेक कर चुका है आपको कि आप में इतनी नॉलेज है, तभी तो आप मेंस क्लियर करके आए हो। तो वो पर्सन इंटरव्यू में क्या देखेगा, इंटरव्यू में वो आपका चलना बैठना, किस तरीके से आप बैठोगे, किस तरीके से आप बात कर रहे हो, किस तरीके से कॉन्वर्सेशन स्किल है आपकी, वो सब चीजें वो आपकी चेक करेगा, ठीक है। और हमेशा क्या होता है, कोई इंसान फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देख रहा है, आप लोग मेरा इंटरव्यू देख सकते हो यूट्यूब पे, मेरे को बोलना नहीं आता था, मेरा फर्स्ट मूक इंटरव्यू था, उन्होंने फर्स्ट मूक इंटरव्यू पोस्ट किया, मुझे बोलना भी नहीं आता था कि किस तरीके से बोला जाएगा, ठीक है। कई लोगों ने उस इंटरव्यू के मजाक उड़ाया मेरा, लेकिन मैं उस चीज से सीखी, ठीक है, उस चीज से सीखी, फिर मैंने काफी इंटरव्यू दिए, और लास्ट जब इंटरव्यू था तो मैं बहुत अच्छा इंटरव्यू देकर आई थी, ठीक है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने की सोचोगे, ये मत सोचना कि मेंस के बाद में आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। आज मैंने एक लाइन सुनी थी कि वर्ल्ड इज रूल्ड बाय द पर्सन हु स्पीक्स वेल, ठीक है, ठीक है। तो आपको अपना ये ऐसा इस मैटर मैटर नहीं करता कि आप हिंदी मीडियम से हो, आप इंग्लिश मीडियम से हो, वहां पर आपका कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है, ठीक है। कि आपके सामने एकदम से क्विक सिचुएशन आ जाएगी, तो आप उस चीज को किस तरीके से हैंडल करते हो, वो सारी चीजें आपके सामने चेक की जाती है। और क्रॉस क्वेश्चन किए जाते हैं, क्या किए जाते हैं, क्रॉस क्वेश्चन किए जाते हैं, ना ही वो आपसे पर्टिकुलरली कोर्स से रिलेटेड, ऐसा नहीं है कि आपने कोर्स पढ़ लिया, कोर्स से रिलेटेड वो बहुत कम चीजें पूछेंगे, वो कुछ भी चीजें पूछ सकते हैं, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और उस स्टेट के बारे में चीजें पूछ सकते हैं, करंट अफेयर्स आपसे पूछ सकते हैं, ये सारी चीजें आपसे पूछ सकते हैं। तो मैं आपको यही बोलूंगी, प्री हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू हुआ, तीनों की प्रिपरेशन साथ में करनी है। आज से ही अच्छे से बोलना स्टार्ट कर दो, हर इंसान से बोलना स्टार्ट कर दो अच्छे से, ठीक है, पॉजिटिव कम्युनिकेशन करना स्टार्ट कर दो, ताकि आप क्या होता है, हम लोग
उस इंटरव्यू स्टेज पे पहुंचते हैं, पता है आंसर नहीं दे पाते। हम लोग आंसर नहीं दे पाते हैं कि वो इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा होता है आपसे, इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा होता है, लेकिन उस टाइम क्या होता है, हिचकिचा जाते हो आप लोग आंसर प्रिपेयर, मतलब आंसर बिल्कुल दे ही नहीं पाओगे। मेरे से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था, मैं बाद में आके बाहर आके मैं देखी कि इतना सिंपल क्वेश्चन था, मैं आंसर नहीं दे पाई। ये मूक इंटरव्यू के बारे में बता रही हूँ, लेकिन मैं आपको वहां की सिचुएशन बता रही हूँ, वहां का इन्वायरमेंट इस तरीके का होता है। आपसे 3 जज बिठा देंगे आपके सामने इंटरव्यू में, ठीक है, हाई कोर्ट के जजेस होंगे, वो आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब माहौल सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन माहौल इस तरीके का बना हुआ होगा वहां पे कि आप लोग क्या करते हैं, डर जाते हैं। ठीक है, चाहे कोई कितना ही एक्सपीरियंस हो, लेकिन वहां जाकर, क्योंकि उस स्टेज पे आप पहुंच गए, इंटरव्यू के स्टेज पे पहुंच गए, एक मन के अंदर डर भी रहता है कि ये क्लियर नहीं हुआ तो हम वापस प्री स्टेज पे आ जाएंगे। तो इस तरीके का थोड़ा सा डर भी हमेशा अच्छा है, लेकिन हमेशा पॉजिटिव कॉन्फिडेंस में रहो। पॉजिटिव कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपको एक थोड़ा सा डर भी होना चाहिए। अब बात रही क्लास की। क्लास कैसे लेनी है भाई? क्लास आपको बिल्कुल मैं प्रॉपर तरीके से आपको गाइड करूंगी कि जो ऑर्डर्स है, मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि ऑर्डर है, सेक्शन है, कि मैम कैसे पढ़ना है सीपीसी में, ये हम साथ साथ पढ़ेंगे। ये बिल्कुल हम इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे कि पहले हमने सेक्शन सेक्शन कंप्लीट कर लिया। जो ऑर्डर जिस सेक्शन के साथ पढ़े जाते हैं, या जो सेक्शन जिस ऑर्डर के साथ पढ़े जाते हैं, मैं आपको वैसे ही पहले तो पूरा आपको लिंक करना सिखाऊंगी कि किस ऑर्डर को किस सेक्शन के साथ में पढ़ना है। वो सारा मैं आपको मर्ज करना सिखाऊंगी। फिर स्टेप बाय स्टेप, मतलब आपको ये चीजें ऐसे याद हो जाएगी कि ठीक है, रूल है तो रूल हमारे, मतलब ये रूल ऑर्डर नंबर 7 का रूल 11 है, ये सेक्शन 11 है, हमें हमें रेजिड्यू काटा में ये कहा गया है, हमें सेक्शन 10 में ये कहा गया है। ये सारी चीजें आपको मैं सब चीजें सिखाऊंगी। अब आते हैं कि मैम प्री की पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे प्रिपरेशन करेंगे। मैं एक बुक है, कई बार रेफर कर चुकी हूँ मैं, एक परीक्षा मंथन नाम से बुक आती है। जैसे ही आप क्या करोगे, मैं आपकी अपनी क्लास ओवर करूंगी तो परीक्षा मंथन में आपको क्या दे रखे होते हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज दे रखे होते हैं। क्या दे रखे होते हैं? एमसीक्यूज दे रखे होते हैं। तो जैसे ही मैंने अपनी क्लास ओवर करी, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, बेयरएक्स से आप रिवाइज करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, परीक्षा मंथन में आप उसके एमसीक्यूज को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे कि ठीक है, हमने जो जो चीजें पढ़ी, वो चीजें हमें आती है क्या, समझ में आ गई क्या, क्या होता है भाई। ठीक है, प्री भी है, सिंपल होता है प्री, ऐसा नहीं बोल रही, मतलब ऐसा है, लेकिन प्री से ही क्या होता है, बच्चा फिल्टर होता है कि हाँ भाई ये आगे स्टेज पे जाने लायक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एमसीक्यू पढ़ना है। अब दूसरी बात ये रही कि मैम बुक्स रेफर करना है क्या, सीपीसी में बुक्स रेफर करने की एज सच यदि आप लोगों को सही लगता है तो आप रेफर कर सकते हो। अदरवाइज सीपीसी में एज सच बुक रेफर करने की मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरत नहीं है। ठीक है, सीपीसी खुद ही इतना वास्ट है, उसके बेयर एक्ट इतना वास्ट है, तो काफी चीजें सीपीसी के बेयर एक्ट में ही लिखी हुई है। बाकी जो एडिशनल चीजें होंगी, लाइक केस लॉज है, वो मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सिविल प्रोसीजर कोड, स्क्रीन आपको प्रॉपर दिख रही होगी, देखिए। सिविल प्रोसीजर कोड एक्ट नंबर 5 है। ये सारे प्री पॉइंट ऑफ व्यू के क्वेश्चन है, इनको इग्नोर करके नहीं चलना है। एक्ट नंबर 5 है 1908 का, कुछ भी पूछ सकते हैं प्री में, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। बेयर एक्ट से ऐसी ऐसी चीजें पूछ ली जाती है जो मतलब रिमूव भी हो चुकी है, वो भी पूछ लिया जाएगा। ये कौन से ईयर में इंसर्ट हुआ था, इसे कौन से ईयर से डिलीट करा गया था, ये सारी चीजें भी आपसे प्री में पूछ ली जाती है। तो ये एक्ट नंबर 5 है 1908 का, ठीक है, सिविल प्रोसीडिंग से डील करता है। एक्ट नंबर 5 है 1908 का। एनेक्टमेंट डेट भी आपको याद रखनी है और कमेंसमेंट डेट भी आपको याद रखनी है कि इसकी एनेक्टमेंट डेट क्या है, 21 मार्च 1908, और इसकी कमेंसमेंट डेट क्या है या एनफोर्समेंट डेट क्या है, 1 जनवरी 1909। क्या चीजें होती है एनेक्टमेंट डेट? एनेक्टमेंट डेट लाइक किसने साइन किए, प्रेसिडेंट ने साइन किए या गवर्नर ने साइन किए। और एनफोर्समेंट डेट लाइक जो हमारे बिल्स हैं अभी एनफोर्स में नहीं आए हैं, तो सीपीसी एनफोर्समेंट में कब आया था, 1 जनवरी 1909। आपको रटना है, ठीक है, क्या करना है, रटना है कि भाई 1 जनवरी 1909 को क्या आया था, ये एनफोर्समेंट में आया था। सीपीसी में 1908 क्यों लिखा हुआ है? सीपीसी में 1908 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये एनेक्टमेंट डेट है। आप यदि बिल्स देखेंगे, ठीक है, अभी करंट बिल्स देखेंगे, तो वहां पे क्या लिखा हुआ है, 2023।
ठीक है, लेकिन एनफोर्समेंट तो वो 2024 में आएंगी। तो ये दोनों डेट क्या होती है, डिफरेंट होती है। एनेक्टमेंट डेट डिफरेंट होती है, एनफोर्समेंट डेट डिफरेंट होती है। अभी हमने क्या याद करी, सिर्फ एनफोर्समेंट डेट याद करी, 1 जनवरी 1909। ठीक है, किस तरीके का लॉ है, प्रोसीजरल लॉ है। किस तरीके का लॉ है, प्रोसीजरल लॉ है। कुछ पार्ट इसके सब्सटेंटिव है। मैं ये नहीं बोल रही कि सीपीसी पूरी तरीके से प्रोसीजरल है, ठीक है, पूरे तरीके से प्रोसीजरल है। लाइक कुछ पार्ट इसके सब्सटेंटिव है, कुछ बातें ये बताता है, लाइक राइट्स ऑफ द पार्टीज, राइट्स ऑफ द पार्टीज बताता है कहीं कहीं जगह पे। तो सीपीसी क्या है, एक तरीके का प्रोसीजरल लॉ है, लेकिन कुछ पार्ट, कुछ सेक्शन जो है वो क्या है, सब्सटेंटिव नेचर के हैं। वो मैं आपको आगे बता दूंगी कि क्या प्रोसीजरल लॉ क्या होते हैं और सब्सटेंटिव लॉ क्या होते हैं। अब आइए, ठीक है, कितने सेक्शंस है इसके अंदर, 158 सेक्शन है। मैं आपको बता रही हूँ 158 सेक्शन है, ये भी याद नहीं रहता है। पता है, हम पढ़ जाते हैं, हमें याद रहता है कि सीपीसी में 158 सेक्शन है। प्री में यदि क्वेश्चन आया सीपीसी में कितने सेक्शन है, 151, 151, 154, 158 या 159, तो लोग क्या करते हैं, इतने से सिंपल से क्वेश्चन में भी क्या हो जाते हैं, थोड़े से डाउटफुल में आ जाते हैं। यार हमने 151 पढ़े थे कि 158 पढ़े थे। तो आपको याद रखना है सीपीसी में कितने सेक्शन है, 158 सेक्शन है। और कितने ऑर्डर है भाई, 51 ऑर्डर है। कितने ऑर्डर है, 51 ऑर्डर है। ठीक है, रोमन संख्या में इसको फर्स्ट से एलआई इस तरीके से याद रखना है। और इसका क्या है, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं। मतलब सीपीसी जिस दिन से लागू हुआ है उसके बाद से ये जो लॉ है ये मतलब चीजों को अफेक्ट करेगा, उससे पहले से नहीं करेगा, 1908 से पहले से नहीं करेगा। जिस दिन से लागू हुआ है उस दिन से इफेक्ट में आएगा। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है। सीपीसी एग्जॉस्टिव नहीं है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि क्या सीपीसी एग्जॉस्टिव है, तो आपका आंसर होगा कि सीपीसी एग्जॉस्टिव नहीं है, लेकिन जिन मैटर्स में ये डील करता है, जिन मैटर्स में, लाइक सिविल प्रोसीजर कोड में, जितनी बड़ी इबेर एक्ट में जो जो चीजें लिखी हुई है, उन मैटर में ये एग्जॉस्टिव है। ठीक है, यस योगराज जी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, और ये क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट मैटर है। एक होती है स्टेट लिस्ट, एक होती है कौन सी, सेंट्रल लिस्ट, और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। कोई बताएगा कॉन्करेंट लिस्ट का क्या मतलब होता है, एक बार हैंड रेज कर दीजिए। मतलब बहुत सारे लोग बता सकते हैं तो आनंद सर आप बताइए, मैं इसको Concurrent list is that list which is in the both state subject and with the union subject. Union list मतलब mention एक like we सब, take it as a forest, health, both are in that same thing. हम्म। तो देखिए क्या होता है, स्टेट लिस्ट स्टेट लॉ बना सकती है, सेंट्रल लिस्ट सेंट्रल लॉ बना सकती है, कॉन्करेंट लिस्ट मतलब जो जो जिससे से संबंधित है, स्टेट से संबंधित मैटर, मतलब दोनों, स्टेट भी उस पे लॉ बना सकती है और सेंट्रल भी उस पे लॉ बना सकती है। तो सीपीसी क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। अब यहाँ पे चीजें आती है, जैसे हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, एक हमने पढ़ा प्रोस्पेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिव, वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्रोस्पेक्टिव मतलब आगे से, ठीक है, जहां से एनफोर्समेंट में आया उसके बाद से इफेक्ट में आएगा, ना कि रेट्रोस्पेक्टिव। अब यहाँ पे मैंने आपको एक चीज और पढ़ाई, प्रोसीजरल लॉ है। क्या लॉ है, प्रोसीजरल लॉ है, ना कि सब्सटेंटिव लॉ है। मैम ये क्या चीजें होती है, सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है, जो राइट्स लाइबिलिटी ये सब चीजें डिसाइड करता है पार्टीज की। तो कहीं आप देखोगे, मतलब सीपीसी के ऑर्डर्स में सेक्शन में कुछ चीजों को छोड़कर आप यदि देखोगे, तो वहां पे एक्सेस राइट और लाइबिलिटीज को क्या किया गया, डिफाइन नहीं किया गया, डिस्क्राइब नहीं किया गया है। तो सीपीसी किस तरीके का लॉ है, प्रोसीजरल लॉ है, मतलब कोर्ट के प्रोसीजर के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, अभी यहां तक आपको कोई डाउट है, मतलब डाउट नहीं है तो हैंड रेज कर दीजिए। सिंपल सा याद रखना है, 1 जनवरी 1909, अभी तक हमने याद करने वाली चीजों में सिर्फ यही पढ़ा, 1 जनवरी 1909, एक्ट नंबर 5 ऑफ 1908। अब नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ते हैं। देखिए, प्रियम्बल, देखो हमारा काम पढ़ना नहीं है, याद भी करना है, ठीक है। प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ है, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू द प्रोसीजर ऑफ कोर्ट ऑफ सिविल जुडिकेशन। जब आप कहीं कितनी, मतलब बहुत सारे एक्ट्स होते हैं, एक्ट्स में आप प्रियम्बल्स पढ़ते हैं। प्रियम्बल में कई बार हम पढ़ते हैं एन एक्ट टू अमेंड, कंसोलिडेट, डिफाइन, ठीक है, और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे वर्ड पढ़ते हैं। आप देखेंगे हर एक्ट का प्रियम्बल अलग अलग होता है। तो यहाँ पे क्या वर्ड लिखा हुआ है, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू द प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट ऑफ सिविल जुडिकेचर।
क्वेश्चन ये उठता है कि क्या मैम 1908 से पहले क्या कोई जो सिविल केसेस होते हैं उनको हैंडल करने के लिए कोई कोड नहीं था क्या? तो कोड तो था, ऐसा तो नहीं है कि 1908 से पहले जो भी केसेस चलते थे, ठीक है, उन पे मतलब वो ऐਵੇਂ ही चलते रहते होंगे, ऐसा नहीं है। देखो कब आया था, 1859 में आया था सीपीसी, फिर 1877 में अमेंड हुआ, फिर 1882 में अमेंड हुआ। जो प्रेजेंट में चल रहा है उसमें भी बहुत सारे क्या है, बहुत सारे उसके अंदर क्या हुए हैं, चेंज हुए हैं, लेकिन प्रेजेंट में जो चल रहा है वो चल रहा है सीपीसी 1908। क्वेश्चन क्या बना कि मैप पे वर्ड लिखा है कंसोलिडेट, कि जो जो चीजें अच्छी अच्छी बातें थी ना यहाँ से लेके यहाँ तक, उनको तो क्या किया गया, कंसोलिडेट किया गया। क्या किया गया, कंसोलिडेट किया गया। और जहां पे गवर्नमेंट को लगता था, पार्लियामेंट को लगता था कि यार ये चीजें गलत है, तो वहां पे वर्ड क्या, वहां पे क्या किया उन्होंने, थोड़ा सा अमेंडमेंट किया। तो प्रियम्बल याद हुआ, प्रियम्बल याद हो गया कि एन एक्ट, जिसको एक बार बोल दीजिए, मतलब या तो माइक म्यूट कर लीजिए। देखिए क्या पढ़ा हमने, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू सिविल जुडिकेचर, जो भी केस हैंडल करते हैं सिविल जुडिकेचर के, उनके लॉज को क्या किया गया, कंसोलिडेट किया गया और अमेंड किया गया। ठीक है, प्रियम्बल लर्न हुआ। अब आ जाइए नेक्स्ट। ये सब मैंने आपको बता ही दिया कि 1859 में आया था पहले, फिर 1877 में आया था, 1882 में आया था, और 1908 में। Ma'am, your screen is not sharing. ओके, No, ma'am, your screen was shared. Now it is invisible. नाउ इट्स विजिबल। Yes, Yeah, ma'am, ma'am. it's good. ओके, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू द प्रोसीजर ऑफ कोर्ट ऑफ सिविल जुडिकेचर। अब आप आगे से क्या डिसाइड करेंगे इस क्लास से जाने के बाद, कि किसी भी एक्ट का, किसी भी एक्ट के प्रियम्बल को इग्नोर करके नहीं चलेंगे। ठीक है, आप वर्ड देखेंगे वहां पे डिफाइन, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें डिफाइन भी की गई है। ठीक है, जहां पे वर्ड देखोगे आप अमेंड, कंसोलिडेट, कि पहले भी इनसे रिलेटेड लॉ थे, उन सबको क्या किया गया, मर्ज करके कंसोलिडेट किया गया, और उसके बाद में जहां पे जरूरत थी वहां पर क्या किया गया, अमेंड किया गया। ठीक है, याद रहेगा। अब 1908 में भी काफी क्या करे गए, चेंजेस किए गए। 1908 के जो सीपीसी है, ऐसा थोड़ी है 1908 से चलता आ रहा है, तो 1908 के बाद में चेंज नहीं किए गए थे क्या, चेंज किए गए थे। क्या क्या चेंज किए गए थे देखते हैं। देखिए काफी अमेंडमेंट हुए, 1999 में भी अमेंडमेंट हुआ, 2002 में भी अमेंडमेंट हुआ, और ये जो अमेंडमेंट्स थे, मालीमत कमेटी थी उनके, मतलब उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी। और सेलम एडवोकेट बार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सेलम एडवोकेट बार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया कि जो मालीमत कमेटी है, जो भी मालीमत कमेटी के रिकमेंडेशन है, वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। फिर 2016 में कमर्शियल कोर्ट्स में जो भी चेंजेस आए, कमर्शियल कोर्ट्स के लिए चेंजेस आए। ठीक है, आप लोगों को पता होगा 19 डेज होता है समन सर्व करने के बाद में रिप्लाई करने, पहले तो 30 डेज में रिप्लाई करना होता है, फिर मैक्सिमम 90 डेज प्रोवाइड करता है कोर्ट। फिर लेकिन यदि कमर्शियल कोर्ट की बात करेंगे तो वहां पे 120 डेज है। ठीक है, तो कमर्शियल कोर्ट्स के नाम पे भी काफी चेंजेस आए 2016 में। अब उसके बाद में क्या रहा वो देखते हैं। फिर 2018 में अमेंडमेंट आए कमर्शियल कोड में, और आप लोगों को सबको पता ही है, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बाद में क्या हुआ, ये जो सीपीसी है जम्मू एंड कश्मीर पर भी क्या हुआ, अप्लाई हुआ। ठीक है, तो संपूर्ण भारत पे अप्लाई होता है सीपीसी, वो हम एक्सेप्शन देखेंगे कि नागालैंड ट्राइबल एरियाज पे अप्लाई नहीं होता। क्या क्या पढ़ा हमने, 1 जनवरी 1909 पढ़ा, प्रोसीजरल लॉ है ये पढ़ा, कुछ पार्ट सब्सटेंटिव है ये पढ़ा, 1859 में आया, फिर 1877 में अमेंड हुआ, फिर 1898 था या जो भी है, फिर 1908 में आया, उसके बाद भी काफी सारे अमेंडमेंट्स हुए। क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्या बनता है कि क्या सीपीसी एग्जॉस्टिव है। ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुकी कि सीपीसी एग्जॉस्टिव नहीं है, लेकिन जिन मैटर्स में ये डील करता है, जिन मैटर्स में ये डील करता है, तो क्या है, सीपीसी एग्जॉस्टिव है। उन मैटर्स से रिलेटेड जहां पर सीपीसी डील करता है, उन मैटर में क्या है, सीपीसी एग्जॉस्टिव है। अब कहीं ना कहीं आपने सेक्शन 151 और 484, ठीक है, 484 ही है ना क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, शोभना मैम, ये 482, 482 मैम। 482 है ना?
ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा कि 482 जैसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में 482 हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर है। एक क्वेश्चन यहाँ भी आपको याद रहेगा, प्री का है या मेंस का है, कि 482 में जब सीआरपीसी में पावर दी गई है, इनहेरेंट पावर वो किसको दी गई है, केवल हाई कोर्ट को दी गई है। और 151 में जो पावर दी गई है, सेक्शन 151 में वो पावर दी गई है किसको, सारे सिविल कोर्ट्स को, इनहेरेंट पावर। तो व्हाट इज इनहेरेंट पावर, कि कहीं पे भी किसी भी तरीके का डाउट होता है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में यदि कोर्ट को लगता है कि मुझे ये ऑर्डर दे देना चाहिए, इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में ये कोर्ट को लगता है कि मुझे ये ऑर्डर दे देना चाहिए, या यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोसेस ऑफ अब्यूज, मतलब क्या हो रहा है, कोर्ट के प्रोसेस का अब्यूज हो रहा है, कोर्ट क्या कर सकती है, अपनी इनहेरेंट पावर का यूज कर सकती है। तो याद रखो कि 151 में दे रखा है सिविल प्रोसीजर कोड के सिविल कोड्स की इनहेरेंट पावर, और 482 सीआरपीसी में दे रखा है केवल केवल ओनली एंड ओनली फॉर हाई कोर्ट। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि इट इज एग्जॉस्टिव इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर्स मैटर्स डील्ड, बट वेयर ऑन अ पर्टिकुलर मैटर सीपीसी इज साइलेंट, द कोर्ट शुड डिसाइड द मैटर ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी जस्टिस एंड गुड कंसर्न, सेक्शन 151 ऑफ सीपीसी। अब यहाँ पे आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिविल प्रोसीजर कोड कहाँ अप्लाई नहीं होता है। मैंने कहा कि क्या संपूर्ण भारत पे अप्लाई होता है, तो आप बोलोगे जी हाँ संपूर्ण भारत पे अप्लाई होता है, लेकिन कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होता है। तो याद रखो जब भी आपसे पूछा जाए कि सीपीसी कहाँ अप्लाई नहीं होता, आप लिख कर आओगे सेक्शन 1, सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5 ऑफ सीपीसी। मोस्टली जो बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ते हैं वो लिख कर आते हैं केवल सेक्शन 1 जिसमें लिखा हुआ है नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज। ठीक है, अब मान लीजिए आपसे 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा और आप सेक्शन 1 लिखकर आ गए अकेला, तो मेरे जैसा एग्जामिनर या कोई भी एग्जामिनर जिसको पता है कि भाई 4 और 5 भी इसका आंसर है, तो वो आपको 3 में से 1 मार्क्स देगा। कितने मार्क्स देगा, 3 में से 1 मार्क्स देगा। तो क्या लिखा हुआ है सेक्शन 1 में, पहले हम पढ़ते हैं, फिर सेक्शन 4 एंड 5 के बारे में पढ़ें। देखिए, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एक्सटेंट, हर का सेक्शन 1 क्या होता है, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एक्सटेंट होता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है आर्टिकल, स्टार्टिंग का आर्टिकल शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एक्सटेंट नहीं है। ठीक है, वो लोग आप देखना कि कौन सा सेक्शन कौन सा आर्टिकल है। अब दिस एक्ट मे बी cited as civil procedure code. It shall come into force on the 1st January 1909. It extend to whole of India except state of Nagaland and tribal areas. अब और इतने बड़ी चीजों में ये लिखा हुआ है कि यदि यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट चाहे, यदि यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट चाहे, लाइक स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज की, वो क्या कर सकती है, वो ऑफिशियल गजेट में नोटिफिकेशन पास करके सिविल प्रोसीजर कोड को यहाँ पर भी क्या कर सकती है, अप्लाई कर सकती है। तो आपने याद करा कि सीपीसी कहाँ अप्लाई नहीं होता, संपूर्ण भारत पे अप्लाई होता है, लेकिन स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज क्या होते हैं, 21 जनवरी 1972 से पहले जो ट्राइबल एरियाज ऑफ आसाम में इंक्लूडेड थे, पैराग्राफ 20 ऑफ 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पैराग्राफ 20 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाई गई है 21 जनवरी 1972 से 72 में कि भाई ये ट्राइबल एरियाज में इंक्लूडेड थे। तो और क्या कर सकते, इन दोनों जगह पर स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल गजेट में नोटिफिकेशन निकालकर स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज में भी क्या कर सकती है, सीपीसी को मॉडिफिकेशन के साथ में, देखो 3 बहुत अच्छे अच्छे शब्द लिखे, सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंशियल मॉडिफिकेशन के साथ में क्या कर सकती है, अप्लाई कर सकती है। तो एक और क्वेश्चन आपका बन जाता है, क्या क्वेश्चन बन जाता है आपका, कि क्या स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज में भी, क्या स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज में भी सीपीसी अप्लाई हो सकता है, तो जी हाँ अप्लाई हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। अब ये सब चीजें हम पढ़ चुके, ये भी आपको याद रखना है कि अब देखो सीपीसी क्या है, एक तरीके का इस तरीके का लॉ है जहां पर मतलब आपको हमेशा पता रहना चाहिए कि जहां पर भी कभी लोकल लॉज हो या स्पेशल लॉज हो, वहां सीपीसी ओवर रूल नहीं कर जाएगा, हमेशा कौन प्रेफरेंस में रहेगा, जो वहां के स्पेशल लॉज है या लोकल लॉज है। तो सेक्शन 1 में भी क्या कहा, सेक्शन 1 में कहा कि सीपीसी अप्लाई होगा इन जगह पर, अमनदीव आइसलैंड्स हो गया, आइलैंड्स हो गया, ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी, विशाखापट्टनम एजेंसी और यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप। लेकिन कैसे अप्लाई होगा, लोकल लॉज को साथ में मद्देनजर रखते हुए अप्लाई होगा। भाई आप लोकल लॉज को ध्यान रखोगे तब आप इन जगहों पर क्या करोगे, सीपीसी अप्लाई करोगे। ठीक है, सारे अलग अलग नाम है, डिफरेंट डिफरेंट नाम है,
थोड़े से हटके नाम है, अमन दीवी आइलैंड्स, विशाखापट्टनम, ईस्ट वेस्ट गोदावरी और लक्षद्वीप। ठीक है, तो इन जगहों पर क्या लिखा हुआ है कि वेयर एवर देयर आर फॉलोइंग मैटर्स देयर सीपीसी अप्लाई विद लोकल लॉज। ठीक है, अब आए, मैंने क्या बोला था, सेक्शन 1, सेक्शन 4, सेक्शन 5 पे अप्लाई नहीं होता। सेक्शन 4 क्या बोलता है कि सीपीसी विल नॉट अप्लाई ऑन फॉलोइंग। सीपीसी कहाँ अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। स्पेशल लॉ, वो मैं आपको बता ही चुकी। लोकल लॉ, अब स्पेशल ज्यूरिडिक्शन, स्पेशल प्रोसीजर एंड स्पेशल पावर प्रेस्क्राइब्ड बाय अंडर एनी अदर लॉ। भाई किसी और लॉ ने क्या कर रखे है, स्पेशल ज्यूरिडिक्शन बता रखा है, प्रोसीजर बता रखा है और स्पेशल पावर बता रखी है, तो वहां भी क्या नहीं होगा, सीपीसी अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, सेक्शन 1 डन। सेक्शन 4 डन। अब 4 डन में कभी आप लोगों ने सुना होगा, बटाई का काम होता है, खेती, हाँ, खेती होती है, कृषि वगैरह होती है, तो वहाँ बटाई का काम होता है। ठीक है, तो वहां पे भी स्पेसिफिकली मना किया गया है, स्पेसिफिकली मना किया गया है कि वहां पर भी क्या नहीं होगा, सीपीसी अप्लाई नहीं होगा। एक बार पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। एनी रेमेडी विच आर लैंड होल्डर और लैंड लॉट मे हैव अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स फॉर द रिकवरी ऑफ रेंट ऑफ एग्रीकल्चर रेंट लैंड, कि एग्रीकल्चर लैंड से रेंट रिकवर करने के लिए यदि कोई रेमेडी दी गई है किसी अदर लॉ में, ठीक है, तो वहां पर भी सीपीसी अप्लाई नहीं होगा। अब सेक्शन 5, पहले हमने कौन सा पढ़ा, सेक्शन 1, सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5, कि जहां पर लोकल रेवेन्यू रेंट एक्ट साइलेंट है। ठीक है, तो व्हेन लोकल रेवेन्यू रेंट एक्ट्स आर साइलेंट ऑन एनी पर्टिकुलर मैटर ऑफ प्रोसीजर द सीपीसी प्रोविजन ऑफ सीपीसी वुड अप्लाई। तो यहाँ पे आपने क्या पढ़ा कि जहां पे लोकल रेवेन्यू एक्ट दे रखे हैं या रेंट टैक्स दे रखे हैं, वहां पर वही अप्लाई होंगे, वही अप्लाई होंगे। लेकिन जहां पर ये चीजें साइलेंट है, तभी वहां पर क्या कर सकते हैं, सीपीसी को अप्लाई किया जा सकता है। ये भी कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट बोलती है कि भाई अब यहाँ पे सीपीसी अप्लाई हो जाएगा। तो रिवेन्यू कोड्स जो हमने ऊपर पढ़े ना, रिवेन्यू कोड्स, वो कौन कौन से कोड्स है, तो रिवेन्यू कोड्स इंक्लूडिंग फॉलोइंग मैटर वेयर सीपीसी नॉट अप्लाई, और अ कोड हैविंग जुरिडिक्शन रिलेटिंग टू द रेंट रेवेन्यू और प्रॉफिट्स ऑफ लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। ये हम सेक्शन 4 में भी पढ़ चुके हैं। तो अब ठीक है, कौन देगा इस क्वेश्चन का आंसर, जो मैं जिसको मैं जानती हूँ, शोभना मैम, माइक ऑन करिए। Yes, ma'am. सीपीसी कहाँ अप्लाई नहीं होता, सेक्शन 1 कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होता, ये देखो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या क्या लिखेंगे आप। Section 1, Section 4, Section 5. ठीक है, जल्दी से क्विकली। सेक्शन 1 में तो नागालैंड ट्राइबल एरियाज की बात की गई है। सेक्शन 4 में स्पेशल लॉ, लोकल लॉ, स्पेशल ज्यूरिडिक्शन, स्पेशल प्रोसीजर, स्पेशल फॉर्म, जो भी किसी एक्ट ने बता रखे हैं उसकी बात की गई है। और सेक्शन 5 में किसकी बात की गई है, रेवेन्यू कोड्स और रेंट टैक्स की बात की गई है, वहां पर सीपीसी अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट। एक क्वेश्चन, एक क्या, 2-3 क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हैं, प्रिपेयर हो चुके हैं। अब यहाँ पे बात होती है कि कौन किसके सबॉर्डिनेट रहेगा। हम लोग पढ़ते हैं सिविल जज, डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट, स्मॉल कॉज कोर्ट भी आते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब तो पता नहीं है एग्जिस्टेंस में या नहीं है, आप लोग बता देना कि स्मॉल कॉज कोर्ट हो गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गए, और ये सारे सिविल जज के कोर्ट हो गए, हाई कोर्ट हो गए, तो कौन किसके नीचे रहेगा। सेक्शन 3 बताता है, सेक्शन 3 ये बताता है कि कौन किसके सबऑर्डिनेट रहेगा। तो इन्होंने कहा कि भाई जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिविल में होते हैं, सेशन जज होते हैं क्रिमिनल में, ये आपको पता रहना चाहिए। ये चीजें मैं इसलिए बता रही हूँ कि बहुत सारे लोगों को पता रहता है, बहुत सारे लोगों को पता रहता है। मैं बताती हूँ कि मैंने जब पहली बार सीपीसी पढ़ा था, मुझे नहीं पता थी ये चीजें कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिविल में बोलते हैं और क्रिमिनल कोर्ट में सेशन जज बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये चीजें पता है, लेकिन मैं जानती हूँ कि किन किन चीजों से लोग क्या कर सकते हैं, फेस कर सकते हैं किन किन चीजों को। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहाँ होते हैं, सिविल में होते हैं, और यही कोर्ट क्या बन जाते हैं, सेशन कोर्ट बन जाते हैं क्रिमिनल में। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसका सबऑर्डिनेट होगा, हाई कोर्ट का सबऑर्डिनेट होगा। और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे के सारे कोर्ट है और स्मॉल कोर्ट है, ये सारे किसके सबऑर्डिनेट होंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सबऑर्डिनेट होंगे और हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट होंगे। अब किसी को कोई डाउट है, सेक्शन 1 से 4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, नहीं डाउट तो एक बार हैंड रेज कर दीजिए, वरना हम आगे प्रोसेस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है ज्यूरिडिक्शन। क्या क्वेश्चन उठता है, ज्यूरिडिक्शन का क्वेश्चन होता है। तो आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा कि ये फैमिली कोर्ट है, ठीक है,
या ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का स्पेशल कोर्ट है, ठीक है। या कभी आपने पढ़ा होगा कि अडॉप्शन वाले भी कोर्ट होते होंगे। फिर कभी आपने ये पढ़ा है कि ये 2 लाख रुपए तक के केस हैंडल कर सकता है, ये 6 लाख रुपए तक के, 5 लाख रुपए तक के केस हैंडल कर सकता है, ये 5 लाख से ऊपर तक के केस हैंडल कर सकता है। कभी आप लोगों ने ये देखा होगा कि ये अपीलिएट कोर्ट है या ये ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का कोर्ट है। तो ज्यूरिडिक्शन की बात तो हो गई, या ठीक है, ज्यूरिडिक्शन की बात तो हो गई, लेकिन मैम ये ज्यूरिडिक्शन कैसे डिसाइड होता है? तो ज्यूरिडिक्शन के अलग अलग क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ज्यूरिडिक्शन के बारे में। देखिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ज्यूरिडिक्शन, जितना मैं समझ सकती थी उतना मैंने लिख दिया कि भाई सब्जेक्ट वाइज, कि भाई इनकम टैक्स के जो मैटर है वो मतलब सब्जेक्ट वाइज क्या होता है, सब्जेक्ट वाइज ज्यूरिडिक्शन में जाएगा कि इनकम मैम टैक्स। हाँ, अभी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। मैम वो जो पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन है सिविल कोर्ट का, कैन यू प्लीज रिपीट दैट अगेन? वो मैं अभी आगे बताऊंगी सेक्शन 6 में। ओके सेक्शन 6 में मैं रिपीट कर दूंगी, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ज्यूरिडिक्शन, तो सब्जेक्ट वाइज ज्यूरिडिक्शन होता है, एक होता है टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन, कि जयपुर का केस है तो जयपुर में लगेगा, जोधपुर का केस है तो जोधपुर में लगेगा, मतलब टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन, कहाँ कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे हम टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन में। और पेक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन सेक्शन 6 सीपीसी में, मतलब केस हिसाब से, किस हिसाब से लगेगा पेक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन। क्या ऐसा होता है सेक्शन 6, यदि हम राजस्थान की बात करें, आई एम फ्रॉम राजस्थान, तो जो सिविल जज है वो कौन से मैटर हैंडल कर सकते हैं, अप टू 2 लाख रुपीस, ठीक है। सीनियर सिविल जज 2 लाख से 5 लाख रुपए तक के, और डिस्ट्रिक्ट जज अब 5 लाख। तो ये व्हाट अबाउट सारी, कमर्शियल कोर्ट? कमर्शियल कोर्ट का मुझे ऐसा आइडिया नहीं है, मैं मतलब देखकर बता दूंगी, इस चीज के ओके। बारे में मुझे पता नहीं है, तो मैं गलत नहीं बताऊंगी, मैं इसको देखकर बता दूंगी, ठीक है। तो सिविल जज कोर्ट हैंडल करते हैं 2 लाख, सीनियर सिविल जज कोर्ट हैंडल करते हैं 2 से 5 लाख, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैंडल करते हैं 5 से अब। तो मैम ये सारी चीजें भी आपको, बिल्कुल ये छोटी छोटी चीजें भी ध्यान रखनी होगी। क्यों ध्यान रखनी होगी? जब आप जजमेंट फ्रेम करेंगे इन फ्यूचर, क्योंकि सिविल से जजमेंट आते हैं, आप इश्यूज फ्रेम करेंगे तो वहां पे आपको सबसे पहले कोर्ट का नाम लिखना होता है, यहाँ पे इन द कोर्ट ऑफ। तो ये सब चीजें आप क्वेश्चन के फैक्ट्स को देखकर दिमाग लगाएंगे कि यहाँ पे कौन से कोर्ट का क्या लगना चाहिए, ज्यूरिडिक्शन लगना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज भी आपको उस टाइम ध्यान रखनी है। और ओरिजिनल, ओरिजिनल मतलब फर्स्ट जहां सूट लगता है, और अपीलिएट कोर्ट तो जहां अपील लगती है। तो ये जो 4 तरीके के क्या होते हैं, ज्यूरिडिक्शन होते हैं। सब्जेक्ट वाइज ज्यूरिडिक्शन, ठीक है, इनकम टैक्स का है तो इनकम टैक्स में जाएगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का है तो आपको पता है स्पेशल कोर्ट्स बनते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को बनाते हैं, तो वहां जाएगा। टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन का ध्यान रखना है तो सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन 25 सिविल प्रोसीजर कोड में बता रखा है, और प्रेक्यूनियरी ज्यूरिडिक्शन किसमें बता रखा है, सेक्शन 6 में बता रखा है। और ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन और अपीलिएट ज्यूरिडिक्शन इस तरीके के क्या होते हैं, ज्यूरिडिक्शन होते हैं। तो हमने कहाँ पढ़ लिया, हम अभी सेक्शन 2 को छोड़कर आ गए, और सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 3 हमारा कंप्लीट हो गया, सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट। 4 हमारा कंप्लीट हो गया, स्पेशल लॉ, लोकल लॉ, ये रेवेन्यू कोड। 6 हमारी बात करता है ज्यूरिडिक्शन से रिलेटेड। सेक्शन 7 और सेक्शन 8 बस आपको थोड़ा सा ये याद रखना है, प्रेसिडेंशियल और प्रोविंशियल एरिया की बात करता है, इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। इससे संबंधित शायद ऑर्डर 50, ऑर्डर 51 है। तो बस आपके ये सेक्शन यही कंप्लीट हो जाते हैं, कि सेक्शन 7 बात करता है शायद प्रोविंशियल एरिया या प्रेसिडेंशियल एरिया, वो एक बार अपन चेक कर लेते हैं, मैं आपको बता भी देती हूँ। हेलो, सेक्शन 7 बात करता है प्रोविंशियल स्मॉल कोर्ट, और सेक्शन 8 बात करता है प्रेसिडेंशियल। ये माइक ऑन कर। मैम सेक्शन 6 से क्वेश्चन। हाँ बताइए। ये आपने बताया कि जो लिमिट है 2 लाख 5 लाख की, तो अब तो इकोनॉमी बूस्ट कर गई है, तो मैक्सिमम केसेस तो 5 लाख से ऊपर के रहते हो, तो डिस्ट्रिक्ट जज के पास लोड बढ़ नहीं जाएगा? सर ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, अब जिस तरीके से दिया गया है, डीजे डेलीगेट कर देता है एडीजीएस को। आप सही बात, मेकओवर भी सही तो बात। होती है ना, सुंदरम ने मेकओवर नाम की मैम चीज भी होती है। सुंदरम ने सही बोली, ये जो है ना वो ये डेलीगेट split कर देता करते है हैं वो। कितने केसेस। मतलब इनिशियल स्टेज पे उनके पास जाता होगा, फिर वो जी मैम, मेकओवर करके और डेलीगेट करके आगे एग्जैक्टली। केस को प्रोसेस करते हैं, ठीक है मनीष सर। जी मैम।
किसी को कोई डाउट? आपका सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 8 तक कंप्लीट हो गया, मैम सेक्शन 2। हाँ सारा चीज तो क्लियर है बेसिक, लेकिन एक चीज थोड़ा सा मेरे माइंड में बार बार, ये एग्जॉस्टिव जो बताया था आपने उसका थोड़ा एक सिंपल वे में बताइए, शायद मैं एग्जॉस्टिव, मैं डिले हो गया बताती था हूँ। एग्जॉस्टिव लिंक का में। मतलब सीपीसी में कितने कितने सेक्शन है? 158 सेक्शंस हैं और 51 ऑर्डर है। तो एग्जॉस्टिव आप क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि कभी हम देखते हैं रेवेन्यू कोड्स, तो रेवेन्यू कोड्स में क्या सीपीसी डील करता है? इवन तो ये भी तो क्या है, एक सिविल नेचर के केसेस है ना, ये भी तो पैसों से रिलेटेड नहीं बात मैम, करते इसमें हैं। लोकल लॉज जो होते हैं वो डील होते हैं। मतलब समझ रहे हो ना कहने को, ये भी तो पैसों से रिलेटेड बात करते हैं, क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड बात नहीं करते ना। तो सीपीसी यहाँ थोड़ी मतलब यहाँ थोड़ी इनका इफेक्ट है, तो इसलिए इन्होंने कहा कि भाई सीपीसी एग्जॉस्टिव नहीं है। सीपीसी जिन मैटर्स में लाइक सिविल केसेस हम पढ़ेंगे सेक्शन 9 में, सेक्शन 9 से रिलेटेड जो जहाँ पे सेक्शन 9 लिखा हुआ है, वहां वहां पर सिविल प्रोसीजर कोड क्या है? एग्जॉस्टिव है, एग्जॉस्टिव है। और जहां पे भी कहीं कोई डाउट आ जाए इन सिविल केसेस के अंदर, वहां सेक्शन 151 अप्लाई होता है। सब अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, एक बार हैंड रेज करके। सबसे पहले शुभम सर आप बताएं। सर मैम, एग्जॉस्टिव का मतलब सिंपल मीनिंग है कंप्लीट इन नेचर। हाँ अगर वो कंप्लीट इन नेचर होगा तो वो एग्जॉस्टिव होगा, और नॉन एग्जॉस्टिव मीन्स हम लोग उसके साथ साथ और लॉज को भी रेफर करके यूज करके हम लोग करते हैं। हाँ, तो हाँ यही बात, सेम बात मैं यही कहना चाह रही हूँ। एग्जॉस्टिव का मतलब है कि जिन मैटर्स में ये डील करता है उनसे रिलेटेड ये एग्जॉस्टिव है। लेकिन किन्हीं अदर मैटर्स में जहां भी कहीं मान लीजिए स्पेशल लॉज आ गए, लोकल लॉज आ गए, उनको मतलब ध्यान रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए क्या करा जाएगा? लागू किया जाएगा। एग्जॉस्टिव मतलब पूरा इस पे डिपेंड नहीं है। और ठीक है अखिलेंद्र मैडम। सर। हम एक छोटा एग्जांपल स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का ले सकते हैं, क्योंकि सीपीसी और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बिल्कुल पैरेलल चलते हैं। ऑल्सो टीपीए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टीपीए, हाँ जी। एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। काफी चीजें से सिविल में हम कितनी सारी चीजें पढ़ते हैं, सीपीसी हो गया, टीपीए हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एसआरए हो गया, लिमिटेशन हो गया। ठीक है, तो इन चीजों को भी ध्यान में रखते हुए, ठीक है, जैसे सेक्शन 9 में ध्यान रखेंगे एग्जॉस्टिव का। लेकिन ठीक है, जिन मैटर्स में ये डील करता है उसमें एग्जॉस्टिव है, लेकिन कोई अदर लॉज यदि दे रखे हैं तो उनको भी हमको क्या रखना पड़ेगा? ध्यान में रखते हुए, हमें केस इंस्टीट्यूट करते हुए इन सब चीजों को भी क्या करना पड़ेगा? ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट और कुछ हम देखते हैं। पहले तो सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 8 आपको याद हो ही गया होगा। आ जाइए और क्या क्या लिखा हुआ है स्क्रीन। ये भी लिखा हुआ है कि व्हेन अ कोर्ट हैज नो jurisdiction इन अ पर्टिकुलर सूट, द पार्टीज कैन नॉट बाय म्यूचुअल कंसेंट कन्फर सच jurisdiction ऑन द कोर्ट। मतलब यदि किसी के पास मतलब jurisdiction नहीं है, पार्टी म्यूचुअल कंसेंट से भी क्या नहीं कर सकती? jurisdiction नहीं दे सकती है। या नो अमाउंट ऑफ कंसेंट और वेवर कैन क्रिएट jurisdiction। ठीक है, और सेक्शन 6 रेफर्स ओनली टू द कोर्ट्स पावर टू एंटरटेन अ सूट इन राजस्थान फॉलोइंग पेक्यूनरी जुरिडिक्शन। वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। क्या बता चुकी हूँ? एक बार देखते हैं। 2 लाख, 5 लाख और 5 लाख से ज्यादा। हम्म, ठीक है, हाँ ये रहा। 2 लाख, 2 लाख से 5 लाख और 5 लाख से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो अब आगे हम पढ़ते हैं सीपीसी 1908 किस तरीके से डिवाइडेड है। बिल्कुल भी डरने की ऐसा आपको जरूरत नहीं है, बिल्कुल अच्छे तरीके से, मतलब ऐसे डिवाइडेड है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। ठीक है, पार्ट ए में क्या बात करिए? पार्ट ए में बात करिए सूट इंस्टीट्यूट होने से लेकर, सूट इंस्टीट्यूट होने से लेकर डिक्री, डिक्री तक की बात की गई कि बस जजमेंट डिक्री पास हुई है। तो ये सारी चीजें कहाँ आती है? ये पार्ट ए में आती है। कहाँ आती है? पार्ट ए में आती है। पार्ट ए में यदि हम सेक्शन की बात करें तो सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 35 बी, ठीक है, सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 35 बी बात करते हैं पार्ट ए से रिलेटेड। सूट कैसे इंस्टीट्यूट होगा, कैसे जजमेंट पास होगा, क्या क्या मतलब इंटेरोगेटरीज, डिस्कवरीज, इश्यूज वगैरह। तो ये सारी चीजें सेक्शन 1 से लेकर 35 की। और यदि हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर में आता है ऑर्डर 1 से लेकर ऑर्डर 20A।
ठीक है, तो आपको समझ में आया कि पार्ट ए कितनी चीजों में डिवाइडेड है। पार्ट ए का मतलब है जनरली जो सिविल सूट पास मतलब सिविल सूट इंस्टीट्यूट होते हैं, इंस्टीट्यूट होने के बाद से लेकर जजमेंट और डिग्री होने पास होने तक की बात जो आती है वो पार्ट ए में आती है। अब ये एक चीज और देखो, पार्ट बी में क्या होता है। एक पास होती है जजमेंट, एक पास होती है डिग्री, लेकिन उस डिग्री को एग्जीक्यूट कराने का काम पता है बहुत मुश्किल होता है। जजमेंट आपके हाथ में है, मान लीजिए आप जजमेंट के लिए एंटाइटल है, लेकिन आपको पोजीशन मिल नहीं रहा है। तो पोजीशन मिलना क्या है, ये एग्जीक्यूशन है। तो इनमें ही बहुत सालों लग जाते हैं, इस एग्जीक्यूशन में और जजमेंट पास होने में बहुत सालों लग जाते हैं। दोनों के बीच में क्या रहता है, बहुत सारा डिफरेंस रहता है। पार्ट बी बात क्या करता है, पार्ट बी बात करता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री से रिलेटेड। सबसे बड़ा है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, इससे रिलेटेड है ऑर्डर 21। ऑर्डर 21 सबसे ज्यादा रूल है। कितने रूल है, 106 रूल है, जितना मुझे याद आ रहा है। कितने रूल है, 106 रूल दे रखे हैं ऑर्डर 21 में। और सेक्शन कौन से दे रखे हैं, सेक्शन दे रखे हैं सेक्शन 36 से लेकर 74। और पार्ट सी में जो बात करता है, पार्ट सी में अदर्स बात आती है, मतलब सारी चीजें अदर आती है। कैसे कैसे अदर आती है अपील। कि- हाँ जी, हाँ ठीक है। पार्ट सी में अदर बात आती है कि मान लीजिए कोई इंसान मर गया, इंसॉल्वेंट हो गया, केस का विड्रॉल हो गया, कमिश्नर अपॉइंट करना है, ठीक है, और मान लीजिए कुछ भी किसी भी तरीके का, तो ये सारी चीजें अदर्स हैं। ये सारी चीजें अदर्स है क्योंकि यहाँ तो जजमेंट पास हो गया है, यहाँ पर क्या हुआ है, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। केस के बीच में भी तो बहुत सारी चीजें चलती रहती होगी। तो यहाँ पर पार्ट सी में ऑर्डर 22 से लेकर 51 और बैलेंस के जो 75 से लेकर 158 सेकंड सेक्शन है, इनको इस तरीके से क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। स्क्रीन पे देखते हैं, फिर मैं एक बार आपसे पूछ लूंगी कि आपको ये चीज याद हो गई है क्या। देखिए, सीपीसी 1908 पार्ट ए सेक्शन 1 से लेकर 35 बी और ऑर्डर 1 से लेकर 28, पार्ट बी 36 से लेकर 74, ऑर्डर 21 और पार्ट सी 75 से लेकर 158, ऑर्डर 22 से लेकर 51। ठीक है, याद रहेगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस तरीके हम जब पढ़ेंगे, आगे भी हम पढ़ेंगे, तो इसे तीन पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। एक बार हैंड रेज कर दीजिए, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, मैसेज कर देना जैसे भी। ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आया, किसी को किस तरीके का डाउट होना नहीं चाहिए। मैं याद करवाती हुई भी आप चलती जा रही हूँ। अब आओ, पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर सेक्शन सेक्शन। क्या पढ़ेंगे, सेक्शन सेक्शन पढ़ेंगे कि पार्ट ए के क्या सेक्शन सेक्शन दे रखे हैं। फिर हम पढ़ेंगे पार्ट ऑर्डर, पार्ट ए के ऑर्डर। देखिए, जब हम बात करते हैं सेक्शंस में पार्ट ए की, तो हम 1 से लेकर 8 तक क्या कर चुके हैं, प्रिलिमिनरी बातें करी। हमने क्या बात करी कि छोटी छोटी बातें कि कहाँ अप्लाई, कहाँ पे ये एप्लीकेबल होता है। सेक्शन 2 में हम डेफिनेशन क्लॉज पढ़ेंगे, 3 में हमने पढ़ा सबऑर्डिनेशन, 4 5 6 7 8, तो ये सारी बातें हमने पढ़ी सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 8 तक। फिर रेस जुडिकेटा, रेस सबजुडिस, ये सारी चीजें, फॉरेन कोर्ट्स के जजमेंट, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे सेक्शन 9 से लेकर सेक्शन 14 तक। फिर प्लेस ऑफ सुइंग क्या होता है, सबसे पहले आप बाहर खड़े हो, कोर्ट के बाहर खड़े हो, आप क्या करोगे, आप सबसे पहले ये डिसाइड करोगे कि मुझे किस कोर्ट में क्या लगाना है, केस लगाना है। तो ये जो बात करता है, ये बात करता है सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन 25। फिर क्या करोगे आप, कोर्ट, आपका कोर्ट डिसाइड हो गया, कोर्ट के बाद में आप क्या करोगे, सूट को इंस्टीट्यूट करोगे। तो सेक्शन 26 बात करता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट की। आपने सूट इंस्टीट्यूट कर दिया, उसके बाद कोर्ट क्या करेगा, उसके बाद कोर्ट समन डिलीवर करेगा, इश्यूज फ्रेम करेगा, डिस्कवरीज करेगा, सब चीजें हो गई। पार्टीज के विटनेसेस सुनेगा, मतलब विटनेसेस के एविडेंसेस लेगा, ये सारी चीजें हो गई। तो समन और डिस्कवरी और जो भी अदर्स बातें हैं उनसे डील करता है सेक्शन 27 से लेकर 32। फिर क्या पास होगा, जजमेंट पास होगा। जजमेंट पास होगा तो सेक्शन 33 बात करता है, उसमें क्या लग सकती है, इंटरेस्ट भी पास होगा, किसी को पैसा कितना देना था, ठीक है, लेट दिया, इंटरेस्ट पास होगा। किस पे कॉस्ट लगानी है, किस पे कॉस्ट लगानी है, ये बात करता है सेक्शन 35 से 35 बी। याद हुआ, सेक्शन 1 से लेकर 8 तक बात करता है, मेरे सामने स्क्रीन पे खुला हुआ नहीं है। सेक्शन 1 से लेकर 8 क्या बात करता है, प्रिलिमिनरी की बात करता है। सेक्शन 9 से लेकर सेक्शन 14 रेस जुडिकेटा हो गया, रेस सबजुडिस हो गया, फॉरेन कोर्ट्स के जजमेंट हो गए, ठीक है, ये सारी बातें सेक्शन 9 से लेकर सेक्शन 14 बात करें। अब हमने क्या करा, ये सारी चीजें तो मिसलेनियस है, अब हम क्या करें, कोर्ट के बाहर खड़े हुए हैं।
केस लेकर जाएंगे तो कोड डिसाइड करेंगे। तो सेक्शन 15 से लेकर 25 क्या बात करता है, प्लेस ऑफ स्विंग से रिलेटेड बात करता है। फिर सूट इंस्टीट्यूट होने से रिलेटेड बात करता है सेक्शन 26। समन एंड डिस्कवरी से रिलेटेड कौन सा सेक्शन बात करता है, सेक्शन 27 से 32। फिर जजमेंट डिग्री 33। फिर 34 में इंटरेस्ट, और 35 से लेकर 35 बी कौन सा सेक्शन, कौन सी चीजें बात करती है, ये बात करता है कॉस्ट से रिलेटेड। एक बार हैंड रेज कर दीजिए, पार्ट 1 याद होगा सेक्शन का, इसको भूलना नहीं है, चार्ट फॉर्म में ही हम पढ़ेंगे, इस चीज को आपको भूलना नहीं है, ठीक है। 1 से लेकर 35 भी हमने सेक्शन पढ़े। अब मैम हम्म मैम एक बार आप इंटरेस्ट रिपीट कर सकते हैं? आपने इंटरेस्ट के लिए क्या बताया था? इंटरेस्ट के लिए समझो, मान लो कि मैं पारुल जैन, ठीक है, मेरे फेवर में जजमेंट आया है कि पारुल जैन को मिलना चाहिए 1 लाख रुपए, लेकिन 1 लाख रुपए प्रिंसिपल की बात हुई है। किसकी बात हुई है, प्रिंसिपल की बात हुई है। मान लो सूट इंस्टीट्यूट करने से पहले इसने मुझे 2 साल तक पेमेंट नहीं किया था, कोई भी किसी का भी नाम ले लेती हूँ, लाइक आनंद सर का नाम ले लेती हूँ। इनको मुझे पैसे देने थे 1 लाख रुपए 2 साल पहले। अब इन्होंने 2 साल पहले तक मुझे 2 साल पहले पैसे देने थे, भाई कुछ तो वैल्यू है, मैंने 1 लाख रुपए क्या दे रखे हैं, 1 लाख रुपए दे रखे हैं, तो 1 लाख रुपए में ये 2 साल पहले का इंटरेस्ट, समझ गए, तो ये इसमें इंटरेस्ट भी तो देगी ना कोर्ट। फिर सूट में डिसाइड हुआ, तो ड्यूरिंग सूट चला 1 साल, तो ये 1 साल भी मुझे पैसे नहीं मिले, तो इसका भी इंटरेस्ट। और जजमेंट पास हुआ और जजमेंट का एग्जीक्यूशन हुआ, इसने मुझे पैसे देने में ही 6 महीने लगा दिए, तो इस चीज का इंटरेस्ट। तो ये सारी बातें किसमें की गई, ये सारी बातें की गई सेक्शन 34 में। जिसने भी पूछा था समझ में आ गया, यस मैम। ठीक है। तो पार्ट ए कंप्लीट हो चुका है। बाकी का सेक्शन, बाकी का जो पार्ट ऑर्डर्स है, पार्ट ए से रिलेटेड जो ऑर्डर है वो हम कल पढ़ेंगे। ऑर्डर का मिक्स एंड मैच करना, पार्ट ए के ऑर्डर का मिक्स एंड मैच करना, ये भी हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।